में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार आप कंफर्म करके बताइए कि क्या मैं आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हूं। ये पीछे जो बोर्ड है, जो इसमें लिखी हुई चीजें हैं, वो आपको क्लियर दिखाई पड़ रही हैं या नहीं? मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है या नहीं? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और दूसरा काम ये भी करिए, अगर सारी चीजें ओके हैं तो कमेंट करके आप ओके लिखिए और क्लास को शेयर कर दीजिए बिहार सुपर टेट वालों। बिहार सुपर टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप क्लास को शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर में, ताकि आपके अलावा आपसे जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं उन सबको क्लास मिल सके। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें सही दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। प्रैक्टिस सेट है साइंस का। साइंस के 25 बेहतरीन सवालों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं और मेरा नाम है अतुल मिश्रा। क्या आपको सारी चीजें दिखाई दे रही? गुड मॉर्निंग पवन कुमार, दिवाकर, कुमारी शिवानी, गुड मॉर्निंग मुसर्रत प्रवीण, गुड मॉर्निंग हर्ष सिंह, मनीष पांडे, रानी वर्मा, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए और मैक्सिमम संख्या में लाइव आ जाइए। जल्दी से सब लोग लाइव आइए और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, नेहा मिश्रा, ज्योति त्रिपाठी, मनीष पांडे, हर्ष सिंह, सारी चीजें सही हैं। आइए पहले सवाल पर। क्लास को शेयर करते रहिए, संख्या को बढ़ाते रहिए। आइए देखिए, पहला सवाल आपके सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध होता है। यानी हमारे शरीर की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जहां पर थ्रोम्बिन का यूज होता है, थ्रोम्बिन का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या पहला ऑप्शन उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन रुधिर का जमाव, तीसरा ऑप्शन प्रजनन और चौथा ऑप्शन वृद्धि? यानी कि थ्रोम्बिन का यूज हम कहां पर करते हैं? थ्रोम्बिन का यूज कहां पर करते हैं? क्लास को शेयर करते रहिए और आंसर भी देते रहिए। आंसर फटाफट देते रहिए। पहले का बी ऑप्शन सबसे पहले अंशु किरण जी ने दिया है, बी ऑप्शन रुधिर का जमाव। वेरी गुड, एकदम सही ऑप्शन है। यहां पर यंगस्टर्स जो बॉयज हैं, इन्होंने ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। देखिए यहां पर रुधिर के जमाव के लिए थ्रोम्बिन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एग्जैक्टली जो यहां पर आपका उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन सही है। ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। हमारे ब्लड में कई प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। हमारे ब्लड में कई प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं और इन कई प्रोटीनों में से दो प्रोटीन, एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और दूसरे का नाम है फाइब्रिनोजन। एक का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरे का नाम है फाइब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं, ये दोनों रुधिर का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रुधिर का थक्का बनाते हैं। तो प्रश्न यही था कि प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि आपको प्रश्न में केवल थ्रोम्बिन दिया था। प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होता है तो थ्रोम्बिन में बदलता है, और ये जो थ्रोम्बिन होता है वो रुधिर का थक्का बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये है। प्रश्न है कि पूछा गया है कि मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। भाई ये सवाल तो आपके बीईओ एग्जामिनेशन, यूपी बीईओ एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है।
प्रश्न है कि यदि मानव रुधिर अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। पहला, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। तीसरा, आरबीसीज की गणना बढ़ जाएगी। चौथा, आरबीसीज की गणना कम हो जाएगी। आपको जल्दी से इस प्रश्न के बारे में बताना है। जल्दी से बताइए कि हीमोग्लोबिन यदि ब्लड का पीएच मान बढ़ जाए, अम्लीय हो जाए यानी कम हो जाए। आपको पता है ना ब्लड का पीएच मान कितना होता है, सबको पता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अर्थात ब्लड क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। और यदि ब्लड का अम्लीय और अधिक हो जाए यानी पीएच कम हो जाए, पीएच घट करके 7 से 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो क्या होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिए बी ऑप्शन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। भाई ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। तो पीएच जितना मेंटेन रहेगा वो उतने ही अच्छे से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करेगा। अगर उसका पीएच मान कम हुआ तो ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता भी घटती चली जाएगी। इसलिए आपका बी ऑप्शन यहां पर एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। रश्मि सिंह, अंशु किरण, सरिता कुमारी, चंदन कुमार, सालू शर्मा, वेरी गुड। ज्योति सिंह, डी ऑप्शन दिया है आपने, गलत है। नेक्स्ट, सांभवी कुमारी ने बी ऑप्शन, वेरी गुड। क्लास को और ज्यादा शेयर करिए, संख्या को बढ़ाइए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। पहला, लैक्टिक अम्ल। दूसरा, बेंजोइक अम्ल। तीसरा, पायरुविक अम्ल। चौथा, यूरिक अम्ल। आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न के लिए ए यानी कि लैक्टिक अम्ल, बी यानी कि बेंजोइक अम्ल, सी यानी कि पायरुविक अम्ल, डी यानी कि यूरिक अम्ल। बताइए कि मांसपेशियों में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो इकट्ठा हो जाने पर थकान लगती है। तो सीधा सा उत्तर आपका यहां पर सही होगा, ए ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल की जमाव हो जाने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द, थकान या तनाव उत्पन्न हो जाता है। अक्सर होता नहीं है कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करने लेने के बाद आपके एक विशेष प्रकार के अंगों में दर्द होता है। जैसे आपने बहुत ज्यादा रनिंग कर लिया तो आपके पैर में दर्द होने लगा, यानी कि लैक्टिक एसिड वहां पर जम जाता है। तो आप गर्म पानी से या आयोडेक्स से या जितने भी पेन रिलीफ ऑइंटमेंट होते हैं उनको लगा करके उस स्थान पर जब रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो लैक्टिक अम्ल का जो जमाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको आराम महसूस होने लगता है। तो यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वो ए ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। मैक्सिमम लोगों ने यहां पर ए ऑप्शन दिया है। रंजना साहू ने यहां पर डी ऑप्शन दिया था, डी ऑप्शन गलत है रंजना जी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाने के कारण मांसपेशियों में दर्द या थकान उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। बहुत ज्यादा फेमस प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि ऐसा कौन सा है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है भाई। पहला ऑप्शन पियूस ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, तीसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन प्लीहा यानी कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पियूस ग्रंथि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं करती हैं, या हाइपोथैलेमस करता है, या स्प्लीन यानी कि प्लीहा करता है। चौथे के लिए बी ऑप्शन आना शुरू हो गया है। वेरी गुड। नीतू कुमारी ने ए ऑप्शन दिया, नीतू जी गलत है। रमेश कुमार ए ऑप्शन, अभिजीत सिंह ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देने वालों का सभी सही है। सी ऑप्शन जिसने भी दिया है वो गलत ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, यहां पर ब्लड शुगर को कंट्रोल कौन करता है, ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है
जिसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। किसकी कमी हो जाने पर? इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने पर। अब देखिए, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये अग्नाशय से बनता है, पैंक्रियाज से बनता है। और ये जो अग्नाशय होता है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस यहां पर साइंटिस्ट का नाम है। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसकी खोज की थी। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा सेल, तीसरा है डेल्टा सेल। अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन बनता है, बीटा से इंसुलिन हार्मोन बनता है और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्फा से ग्लूकागॉन, इंसुलिन, बीटा से डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन, और ये अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाओं का जो समूह है इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए कोशिकाओं के इस समूह को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। इसलिए यहां पर आपका जो उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। ज्योति त्रिपाठी जी ने लिखा है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, दीपिकाएं नहीं द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। अब यहां पर कोई ये कमेंट करे लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की आलिकाएं, लैंगरहैंस की रिया चक्रवर्ती, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो उत्तर सही है वो बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण क्या हैं? डायबिटीज इंसिपिडस का सिम्टम्स क्या है, आपसे ये सवाल पूछा है। देखिए यहां पर ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है ये वो वाला डायबिटीज नहीं है जो शुगर वाला डायबिटीज होता है। कहते ना फलानवा को शुगर हो गया है, तो फलाने को शुगर हो गया है तो वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हुआ है और उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई है। वो वाला डायबिटीज दूसरा है जिसे मधुमेह कहा जाता है। ये डायबिटीज इंसिपिडस है। और ये डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ये एक हार्मोन की कमी के कारण होता है जिसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आपको मैं एडिशनल जानकारी बता रहा हूं। सीधा अगर प्रश्न पर आ जाऊंगा तो आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट। यहां पर अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास वाला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन चूंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज पहली बार डायबिटीज इंसिपिडस का नाम सुना होगा, तो उनको मैं कंफर्म करा दूं कि डायबिटीज इंसिपिडस एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है और ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और इस हार्मोन का काम होता है, क्या काम होता है? जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। तो जब ये हार्मोन कम हो जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, तो क्या नहीं हो पाता? जल का अवशोषण नहीं हो पाता। तो जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो जल की अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ, मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है। जब यूरिन के साथ जल की अधिकांश मात्रा बाहर निकल जाएगी तो आप में मूत्र त्याग की संख्या भी बढ़ जाएगी, यूरिन पास आउट बढ़ जाएगा और पूरा का पूरा जल यूरिन के साथ बाहर निकलेगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगी। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है, अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास। सी ऑप्शन आपका यहां पर एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपके सामने ये है। प्रश्न है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से करता है। एक वर्णांध पुरुष है और उसका विवाह एक सामान्य महिला से होता है। तो बताइए वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे क्या उसके पुत्रों में होंगे, या उसके पुत्रियों में होंगे, या पुत्री के पुत्रों में होंगे, या पुत्रियों के पुत्रों में होंगे?
तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका है। पुरुष क्या है? वर्णांध है, वर्णांध पुरुष है। और महिला क्या है? सामान्य है, यानी सामान्य महिला है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पुरुष वर्णांध है तो पुरुष के एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाएगा, और महिला सामान्य है तो महिला के किसी भी क्रोमोसोम पर जीन नहीं होगा। जब इसका हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, एक्स सी वाई, पुरुष वाले को ऐसे साइड में लिखते हैं, महिला वाले को इस तरफ इधर साइड में लिखते हैं, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस का मतलब पुरुष का एक्स वाला महिला के दोनों एक्स के साथ, पुरुष का वाई वाला महिला के दोनों एक्स के साथ गुणा करेगा। ये जब इसके साथ गुणा करेगा तो एक्स सी एक्स, ये इसके साथ गुणा करेगा तो एक्स सी एक्स, ये इसके साथ गुणा करेगा तो एक्स वाई, ये इसके साथ गुणा करेगा तो एक्स वाई। देखिए इससे 4 बच्चे पैदा हुए। 4 बच्चों में से 2 लड़कियां जो हैं ये सामान्य तो हैं, यानी लड़कियों में रोग नहीं हुआ है, लेकिन लड़कियां क्या हैं? वाहक हैं। सामान्य लेकिन वाहक। याद रखिएगा कि जब कोई भी एक्स क्रोमोसोम पर, एक एक्स क्रोमोसोम पर जीन होता है महिला में, पुरुष में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और जब उसी पे जीन आ जाएगा तो पुरुष क्या हो जाएगा? वर्णांध हो जाएगा। महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, जब एक एक्स क्रोमोसोम पर जीन आता है तो महिला में कोई लक्षण विकसित नहीं होता, लेकिन उसके पुत्रों में लक्षण विकसित होता है। तो यहां पर देखिए इसकी 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियां क्या हैं? वाहक हैं, अर्थात इसके बेटियों के पुत्र में रोग होगा, इसके बेटियों के पुत्र में। तो देखिए कहां पर दिया है? डी ऑप्शन, पुत्रियों के पुत्रों में रोग होगा, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन, 6वें का डी ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने भी यहां पर डी ऑप्शन की झड़ी लगा दिया है, वेरी गुड। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। कुछ लोगों ने यहां पर ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में आप जानते हैं। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, सब जानते होंगे आप। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। किसी किसी में गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा और किसी किसी में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। यानी 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन अगर 46 से ज्यादा 47 हो गया या 46 से कम 45 हो गया, तो जो लक्षण विकसित होता है उसी को सिंड्रोम कहा जाता है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो यहां पर बी ऑप्शन तो गलत हो गया, गुणसूत्रों की संख्या में संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। सी भी गलत हो गया, डीएनए की संरचना में परिवर्तन, ये भी गलत। डी भी गलत, आरएनए की संरचना में परिवर्तन, ये दिए ए ऑप्शन ए दिया है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। तो डाउन सिंड्रोम, यहां पर देखिए डाउन सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी खोज डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहां पर डाउन साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम है लंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। और एग्जैक्टली होता क्या है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, और 47 यानी एक गुणसूत्र ज्यादा। किसमें ज्यादा? 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक ट्राइसोमी यानी कि 3 गुणसूत्र हो जाता है। 21वें जोड़ी में 2 गुणसूत्र होना चाहिए था, एक ज्यादा हो गया, ट्राइसोमी हो गया, त्रिगुणित हो गया, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 है। ए ऑप्शन यहां पर आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन ए एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। देखिए इसे मंगोलायड डिजीज भी कहा जाता है, मंगोलायड इडियोसी। वेरी गुड रश्मि सिंह ने कहा है कि मंगोलिज्म के भी कहते हैं इसको, हाँ इसे मंगोली जड़ता रोग भी कहा जाता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता कहते हैं? डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है 8वां, डीएनए के दो स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड, स्ट्रैंड होना चाहिए, स्ट्रैंड बंधे होते हैं। पहला हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन बंध होना चाहिए था यहां पर, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, दूसरा सहसंयोजक बंधों के द्वारा, तीसरा स्थिवर वैद्युत बल के द्वारा, चौथा वांडर वाल्स बलों के द्वारा। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा डीएनए के दो स्टैंड जो होते हैं वो बंधे होते हैं। डीएनए के दोनों स्टैंड के कॉर्नर पर नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। याद रखिएगा यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। चलिए यहां पर यह भी सवाल याद रखिएगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यह सब भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह है। प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक रुधिर के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाती है? पहला ऑप्शन मेथेन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक अभिक्रियाशील होता है, 200 गुना अधिक अभिक्रियाशील होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के HbCO यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यह घटना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहलाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और यही कारण है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोने की सलाह दी जाती है। सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है या क्या कारण है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोएंगे तो कोयला के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी जो आपके फेफड़े में जाकर हीमोग्लोबिन से मिलेगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और आपकी जान जाने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए सी ऑप्शन यहां पर सही ऑप्शन है। अगला 10वां प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? तो ये देखिए कोई कोशिका है, उसमें 2 लेयर होती है। पहली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल और दूसरी लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। यहां पर जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल देखिएगा, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, सेलुलोज से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो यहां पर देखिए प्रोटीन वाला भी ऑप्शन सही है और लिपिड वाला भी ऑप्शन सही है, यानी ए भी सही है, सी भी सही है। तो डी ऑप्शन यहां पर ए और बी जो लिखा है यहां पर सी कर दीजिए, ए और सी दोनों, और यहां पर आपका उत्तर जो सही होगा वो डी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन। मैंने सारे कलर के मार्कर यूज कर दिए हैं, हर मार्कर के कलर में आपने बोला है कि नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर का मार्कर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए ग्रीन कलर से लिख रहा हूं मैं। चलिए 11वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? बहुत सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का नाम देखते ही आपको बोल देना चाहिए था राइबोसोम। राइबोसोम आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वो ए फॉर अतुल मिश्रा, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। 12वां
प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, लाइसोसोम। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट को देखना चाहता हूं जल्दी से। प्रश्न है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पहला अंतःप्रदब जालिका, दूसरा गाल्जी उपकरण, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से 12वें प्रश्न के लिए कमेंट करिए। आन्या तिवारी, राम सरीक सिंह, अक्षय प्रसाद, खुशबू उपाध्याय, रंजना साहू, पूजा, ज्योति जूही, राम सरीक सिंह। चलिए 12वें प्रश्न के उत्तर दीजिए कि लाइसोसोम के बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? सुरेश देवी। सुरेश देवी ने 13वें का सी ऑप्शन दिया है। तो दोस्त, अभी तो 13वां प्रश्न आपके सामने मैंने रखा ही नहीं, तो सी ऑप्शन कैसे दे दिया? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, गाल्जी उपकरण। गाल्जी अपरेटस जो होता है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसलिए यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है वो सवाल को पहले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहा है 4 ऑप्शन, एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा है पेशीय ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन जंतु ऊतकों के प्रकार है? तो भैया एपिथेलियम ऊतक जंतु ऊतक का ही प्रकार है, पेशीय ऊतक जंतु ऊतक, संयोजी ऊतक जंतु ऊतक, तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक, यानी 1 2 3 4 ये चारों जंतु ऊतक के उदाहरण हैं। इसलिए यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वो डी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन 13वें का डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न 14th क्वेश्चन। प्रश्न है कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है, इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ और अमीबा आता है। मोनेरा में तो बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया। प्लांटी में पौधे आते हैं सारे। तो आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। 14th में ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में, और मैं इस प्रश्न के बारे में गारंटीड आपको यह भी बता सकता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न न पूछा गया हो। यह प्रश्न आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि कार्बनिक मूल की प्राचीन वस्तुओं की आयु के निर्धारण में प्रयुक्त होता है। यानी कार्बन डेटिंग का नाम सुना है कि नहीं आपने? कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े चट्टानों, जीवाश्मों के आयु का निर्धारण कर सकते हैं। और इसके निर्धारण के लिए एक तत्व का प्रयोग किया जाता है, एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, और उसका नाम है कार्बन 14, कार्बन 14। याद रखिएगा, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 का प्रयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। तो देखिए कहां पर है कार्बन 14, सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट। सी ऑप्शन में कार्बन 14 दिया है। 15वें का सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन एक जड़ नहीं है आपको बताना है। देखिए यहां पर गाजर, दूसरा है मूली, तीसरा है आलू, चौथा है सलजम। गाजर क्या है? जड़ है ना।
मूली क्या है? जड़ है ना। आलू क्या है? तना है। सलजम क्या है? जड़ है। तो यहां पर देखिए, गाजर जड़, मूली जड़, सलजम जड़, आलू तना है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। क्योंकि आपसे सवाल पूछा था कौन सा जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है? तना है। तो यहां पर सी ऑप्शन 16 में सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। आप लोगों ने भी सी ऑप्शन की झड़ी लगा दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, केंचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुआ मुख द्वारा श्वसन करते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो केंचुए में तो नासिका ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, बी ऑप्शन आपका सही है। जो केंचुआ होता है जिसे अर्थवर्म कहते हैं, अर्थवर्म, और ये अर्थवर्म जो होता है ये नम युक्त त्वचा, नमी युक्त त्वचा से श्वसन करता है, मॉइस्ट स्किन से श्वसन करता है। यही कारण है कि त्वचा केंचुआ उसी स्थान पर पाया जाता है जहां की मिट्टी गीली होती है। बी ऑप्शन वेरी गुड, बी ऑप्शन की आपने वर्षात कर दिया है, बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। 18वां प्रश्न आपके सामने ये है। प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब सूची है 2, दोनों सूचियों को सुमेलित करना है। पहले तरफ दिया है आमाशय, दूसरे में दिया है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, छोटी आंत, पचे भोजन का रुधिर वाहिनियों में अवशोषण, बड़ी आंत जल अवशोषण, यकृत अम्ल निर्वाचन। तो देखिए, ये जो आमाशय होता है, आमाशय HCl का निर्माण करता है ना, तभी तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में, क्यों? क्योंकि आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए आपका यहां पर ए के सामने 4 होगा, 4। छोटी आंत, छोटी आंत क्या करता है? पचे भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण की जल के अवशोषण में भाग लेता है। तो छोटी आंत पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, इसलिए यहां पर 2। बड़ी आंत जल के अवशोषण में भाग लेता है, 3। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, देखिए कहां पर है? 4 2 3 1, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है 4 2 3 1, तो वो बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। सेल्सियस तो सीधा सीधा ताप को मापता है, फ़ारेनहाइट भी ताप को मापता है, केल्विन भी ताप को मापता है, पास्कल ताप को नहीं दाब को मापता है। इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, 19वें का डी ऑप्शन, ये दाब को मापता है, पास्कल। ठीक है, अगला 20वां प्रश्न। प्रश्न है कि अंतः श्वसित वायु, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहां पर मैं एक टेबल बना दे रहा हूं। अंतः श्वसन यानी कि सांस को अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना, और उच्छ्वसन, उच्छ्वसन का मतलब बाहर छोड़ना। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं? ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं, और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ते हैं? 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस को ग्रहण करते हैं ना, इस तरीके से
तो हमारे फेफड़े में 21% ऑक्सीजन आता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आपसे केवल ऑक्सीजन पूछा था, तो देखिए कहां पर है, 21% ऑक्सीजन और 16% कार्बन 16% ऑक्सीजन, ये आपका सही है। यहां पर देखिए बी ऑप्शन भी वही है, लेकिन डेटा इधर उधर हुआ है। बी ऑप्शन और ए ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहां पर पूछा है अंतः श्वसित और उच्छ्वसित, यानी अंतः श्वसित का मतलब ग्रहण करने में और उच्छ्वसित का मतलब बाहर निकालने में। तो ग्रहण करने में पहले पूछा है इसलिए 21%, और बाहर छोड़ने वाला बाद में पूछा है इसलिए 16.4%। ए ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहा है कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही कथन है, सही है भाई। श्वेत प्रकाश, बल्ब से जो 7 श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट निकलती है, वो 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण। 7 रंग कौन कौन सा? विबग्योर, पढ़े हैं ना, विबग्योर, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तो सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? सही है। तो यहां पर 21वें का सी उत्तर सही है। आते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को ना। आइए 22 मार्च, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है, 22 मार्च। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है, पता है। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सही है। जो आंख, कान, नाक और गले के डॉक्टर होते हैं, शरीर के आंतरिक भाग को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा है, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पण, जो साइड मिरर होता है, जो कार वार है, बाइक वाइक होती है तो उसमें साइड मिरर लगा होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। इसमें जो साइड मिरर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की क्वालिटी ये होती है कि उत्तल दर्पण बड़े से बड़े प्रतिबिंब को छोटे से छोटे स्थान पर बना देती है। उत्तल दर्पण बड़े से बड़े प्रतिबिंब को छोटे से छोटे स्थान पर बना देती है। यही कारण है कि पीछे आने वाली बड़ी सी ट्रक, पीछे आने वाली जो बड़ी सी ट्रक होती है वो छोटे से शीशे में बन जाती है। इसीलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि अवतल दर्पण का। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ए ऑप्शन दिया है, केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन यहां पर सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 24वां प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहां पर बी ऑप्शन, साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। ऑक्सिन जो होता है ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जिब्रेलिन पौधों के मोटाई में वृद्धि करता है। एथिलीन फलों को पकाने में यूज होता है। तो ये सब आप जानते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन सही है और यही आपसे पूछा था, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न, 25वां प्रश्न आपके सामने ये है। प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्री तथा पुरुष दोनों में पाया जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्त्री तथा पुरुष दोनों में पाया जाता है? ये देखिए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन केवल महिला में यानी स्त्री में, प्रोजेस्टेरॉन केवल महिला में, एंड्रोजन केवल पुरुष में। यानी कि ये देखिए, ये दो हार्मोन केवल महिला में, और सी वाला हार्मोन पुरुष में केवल, और डी हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, जिसका निर्माण किस ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से होता है। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन दोनों में, स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त हुआ। कल इसी टाइम पर लेकर के आऊंगा 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 बेहतरीन क्वेश्चन 11 बजे। अच्छा, कल का टारगेट जो है वो 500 क्वेश्चन का है भाई। अच्छा, लाइव। अच्छा, चलिए, वो गलती हो गई। मेरा जो टारगेट है वो 50 क्वेश्चन का है, और कल आप लोगों का टारगेट 500 या 1000 होना चाहिए। कम से कम 500, 1000, 2000, जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और उतना बेस्ट परफॉर्मेंस करके आते हैं हम लोग। तो इसका कई गुना ज्यादा परफॉर्मेंस कल मैं दूंगा। 11 बजे उपस्थित रहूंगा 50 क्वेश्चन के साथ, और आप लोगों भी अपनी बेहतरीन संख्या के साथ उपस्थित होइएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।